तेरे साथ का तेरे प्यार का अपने बन का एहसास मिला मुझे मेरा नाम बेंजी है। मैं 18 साल की हूँ। मुझे ऋतिक रोशन बहुत पसंद है। मैं बड़ी होकर लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी गायिका बनूंगी। मुझे ए.आर. रहमान जी का दिल है छोटा सा गाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम कविता कुमार है। मैंने एमए एमएड किया हुआ है और पिछले 18 सालों से मैं स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। आपको स्पेशल बच्चों की ट्रेनिंग का आइडिया कैसे आया और क्यों? स्पेशल बच्चों के साथ मेरा जो जुड़ाव है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मेरी खुद की बेटी एक स्पेशल चाइल्ड है और मेरी बेटी ही मेरे लिए प्रेरणा बनी इन बच्चों के साथ काम करने की। आपको अपनी बेटी के बारे में कब और कैसे पता लगा कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है? जब बेंजी लगभग 2-3 महीने की थी तब हमने नोटिस किया कि और बच्चों की तरह वो जो 2-3 महीने में बच्चे एक्टिविटीज करते हैं वो नहीं कर पा रही है। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि क्या बात है कि ये बच्ची जैसे बॉटल होल्डिंग करना, ऑब्जेक्ट को देख के आई मूवमेंट करना, बॉडी मूवमेंट करना, कुछ नहीं था उसके अंदर। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और ये बच्चा और बच्चों की तरह नहीं रहेगा। फिर लेकिन धीरे धीरे हमने ये चीज़ देखा कि हमारे पास एक म्यूजिकल टॉय था, उसमें लाइट्स भी निकलती थी और म्यूजिक भी बजता था, ड्रम था एक। तो हमने नोटिस करना शुरू किया कि और सब चीज़ें जितने भी खिलौने थे उससे बेंजी रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन उस खिलौने की तरफ वो थोड़ा सा रिएक्शन उसका था। लेकिन वो रिएक्शन लाइट के प्रति था या साउंड के प्रति, ये हमें नहीं पता लग रहा था। लेकिन जब हम बहुत डीपली गए, पता किए, तो फिर पता लगा कि नहीं, वो साउंड से ही रिएक्ट कर रही है। तो हमने इसी फील्ड को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा क्यों नहीं, भगवान ने जब हमें एक इशारा दिया है कि बच्चा
और कुछ नहीं कर पा रहा है, एक साउंड से रिएक्ट कर रहा है, तो हमने फिर उसको एक छोटी सी बात है जैसे कुछ उसको खिलाना हो पिलाना हो, तो हमने फिर वो म्यूजिक का ही इस्तेमाल किया। हम क्या करते थे, टीवी ऑन करके उसमें ऐड लगा देते थे, जितनी देर ऐड आती थी वो फटाफट उतने देर में फीड करा देते थे। तो ये एक सक्सेसफुल हमारा एक छोटा सा प्रयास था, वो सक्सेसफुल रहा। फिर हमने ऐसे ही कर करके उसको नहाने से लेके दिन के सारे एक्टिविटीज में म्यूजिक ही शामिल कर दिया। फिर थोड़ी जब बड़ी हुई तो हमने देखा कि ये जब ABCD सिखाना का वक्त आया, तो हमने देखा कि जब लिख के सिखा रहे हैं या बोल के सिखा रहे हैं तो ये नहीं सीख रही है। लेकिन जब हमने गा के सिखाना शुरू किया ABCD, तो उसने फटाफट उसको अडॉप्ट कर लिया और रिस्पॉन्स भी करना शुरू कर दिया। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने यही सोचा कि क्यों नहीं, जब बच्चा एक चीज से अदर चीज में अगर कुछ नहीं शो कर रहा है, तो क्यों नहीं जो भी एक पॉजिटिव क्वालिटी हमें दिखी है उसी को इतना आगे ले जाओ कि और सब जो क्वालिटी जो वो नहीं कर रही है उसके वो माइनर हो जाए। तो फिर हमने ऐसे ही करके धीरे धीरे जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इसकी आवाज जो थी वो बहुत ही बैबलिंग थी, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता था क्या बोल रही है, और इशारों से ये सब कुछ मांगती थी, या जो भी इसके नीड्स थे वो इशारों से हमें समझाती थी। तो एक बार मेरे दिमाग में ये आया, क्यों नहीं अगर बच्चा म्यूजिक से रिस्पॉन्स कर रहा है तो क्यों नहीं इसके जैसे ये बच्चे जो होते हैं वो जस्ट लाइक कंप्यूटर में आप डाटा फीड करते हो, लेकिन वहाँ 100% आप श्योर रहते हो कि जो आपने फीड किया वो आपको प्रिंट आउट मिलेगा। बट हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों के साथ आप फीड करते रहिए, कितना आउटपुट मिलेगा वो उसके मैच्योरिटी लेवल, IQ लेवल पे डिपेंड करता है। तो क्लासिकल म्यूजिक से बेंजी का जुड़ाव कैसे हुआ? हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इतना पावर है कि वो हमारे डिफरेंट नर्व्स को स्टिमुलेट करती है। हमारे मॉर्निंग रागास डिफरेंट नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं, इवनिंग रागास डिफरेंट नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। हमने ये मार्क किया जब बेंजी ने म्यूजिक से अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, तो हमने घर का माहौल ऐसा किया कि 24 आवर्स हमने उसके कान में डायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट वे में म्यूजिक को डालना शुरू किया। इसमें वो आपका गायत्री मंत्र से लेके महामृत्युंजय मंत्र तक शामिल है। तो जब हमने देखा कि अगर इसको म्यूजिक से ही ट्रेन करना है या म्यूजिक में ही डालना है, तो हमने कहा कि क्यों ना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से इसकी शुरुआत किया जाए, क्योंकि वही हमारा ग्रामर है। म्यूजिक का ग्रामर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। तो हमने 2-3 गुरु से बात किया कि आप बेसिक रागास जो है, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो स्टार्टिंग रागास हैं, वो आके आप बेंजी को सिखाइए। बहुत सारे गुरु आए और उन्होंने बेंजी को आके सिखाने की कोशिश की, लेकिन सब ने यही कंप्लेन किया कि आपकी बच्ची तो जो है वो बैठती नहीं है और मूव करती है और वो तो सुनती भी नहीं है, तो आप लोग पैसे बर्बाद कर रहे हो और मंथ के एंड में पैसे लेना है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि नहीं, हम लोग की एक कोशिश है, आप भले वो ना बैठे लेकिन आप एक गाना कोई भी गा के जाइए। उसके पीछे हमारा मोटो था कि इसके ब्रेन में वो चीज चला जाए, और शायद हम उसमें सक्सेस भी हुए, क्योंकि जो ग्रामर है म्यूजिक का वो है सारे गामा पाधा निसा। वो नोट्स बेंजी के दिमाग में इतने अच्छे से कटे कि आज के डेट में वो उसको किसी ने सिंथेसाइजर बजाना नहीं सिखाया, हारमोनियम बजाना नहीं सिखाया, कोई भी गाना वो सुनती है तो वो तुरंत उसको बजा के दिखा सकती है।
तरह गुरु आए गए ऐसे कर करके फिर 1-2 साल निकल गए और हमने ये बेंजी के साथ 3, साढ़े 3, 4 साल में शुरू कर दिया था। क्योंकि हमारा ये था कि अगर बच्ची में कुछ प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम इसका वोकेशनल ट्रेनिंग 3-4 साल से शुरू करेंगे तो ये 10 साल 5 साल के बाद ये परफेक्ट हो जाएगी उस लैंग्वेज में या उस फील्ड में। तो जब गुरुजी ने सिखाना शुरू किया, बेंजी ने गाना शुरू किया, 7 साल में इसने पहली बार गाया। 4 साल से हमने शुरू किया और 3 साल के बाद इसने रिस्पॉन्स किया। तो हमने कहा कि गुरुजी सिखा रहे हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं, हम पेरेंट्स हैं इसलिए अच्छा लग रहा है, तो क्यों नहीं जो शास्त्रीय संगीत में मास्टर लोग हैं उनको इसकी आवाज भेजी जाए और पूछा जाए कि क्या हम इसके लिए जो सोच रहे हैं कि म्यूजिक के फील्ड में ये आगे जा सकती है या नहीं, पोटेंशियल है या नहीं बच्चे में। तो हमने बहुत लोगों को बेंजी की CD डब करवा के भेजी, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन शोभा मुदगिल जी ने रिस्पॉन्स किया। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे में सुर और ताल का ज्ञान है जो गायकी में सबसे बड़ी चीज होती है और आप आगे जाइए, इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है। तो उन्होंने एक जैसे हमारा मन की शंका को दूर किया और हम फुल फ्लेज में फिर बेंजी के म्यूजिक कैरियर में लग गए। और धीरे धीरे ऐसे करते हुए फिर मैंने कहा चलो अभी तो घर में गा रही है, क्यों ना इसका पब्लिक परफॉर्मेंस किया जाए। लेकिन उस समय इसका बिहेवियर इतना ज्यादा ऐसा मतलब था कि लोग बिलीव नहीं करते थे कि ये गा भी सकती है। फिर मैंने इसका रिकॉर्ड डब कराया और लोगों को सुनाना शुरू किया। तो 1-2 ऑर्गेनाइजर ने हमें मौका दिया कि हाँ ठीक है, हम बेंजी को स्टार्टिंग में एक भजन के लिए देते हैं। तो हमको याद है कि राग यमन बेंजी ने फर्स्ट टाइम गाया था और उसमें उसको फर्स्ट प्राइज भी मिला और किसी ने बिलीव भी नहीं किया कि ये स्पेशल बच्चा है और ऑर्गेनाइजर ने भी काफी अप्रिशिएट किया। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हो गया, स्टेज पे भी काफी पहले अनकंफर्टेबल हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग दिया कैसे माइक पकड़ते हैं, कैसे तुम्हारा जब नाम बुलाते हैं उसके बाद जाते हैं, उसके पहले तुमको वेट करना होता है। मतलब एक छोटे छोटे स्टेप पे, इसको हर स्टेप पे हम लोग की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी। अगर किसी ने गिफ्ट दिया तो उसको कैसे लेते हैं, फेंकते नहीं है। किसी ने माला पहनाया तो उस माले को पहने रखते हैं, वापस उतारते नहीं है। या अवार्ड किसी ने दिया तो उस अवार्ड को, मतलब हर कदम पे हमने इसको बताते चले गए कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और ये हमने ना कोई थियोरिकल नहीं किया, सब प्रैक्टिकल किया। उस माहौल में ले जाके उसको वो ट्रेनिंग दी। हमने पहली जो CD बनाई वो बेसिक रागास नाम से थी। उसमें बेंजी ने 8 गाने गाए थे जो फर्स्ट ईयर के राग होते हैं। और उसमें हमें ये प्रॉब्लम आई कि जब हम स्टूडियो में गए तो बेंजी को कॉन्सेप्ट नहीं था हेडफोन का। तो जब हेडफोन का कॉन्सेप्ट नहीं था तो रिकॉर्डिस्ट ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तो इसका गाना बना ही नहीं सकते। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं बना सकते, आप समझिए ऐसे कि ये लाइव कॉन्सर्ट कर रही है। और गाना मैंने वहीं पे तबला वाला, वहीं हारमोनियम वाले, वहीं सारे जो बजाने वाले होते हैं सबको बिठा दिया और बेंजी ने लाइव गाया। और सबसे अच्छी बात है कि 8 राग इसने गाया और बिना कोई टेक रिटेक से, और एक के बाद 1 घंटे के अंदर हमने सारा 8 गाने के जो मुखड़े थे वो रिकॉर्ड करके निकाला है, क्योंकि इसके पास कॉन्सेप्ट नहीं था टेक रिटेक का। इसके बाद जब लोगों को देना शुरू किया तो सब लोगों ने कहा कि अरे राग कौन समझता है, ये क्या गा रही है, सही गा रही है, नहीं गा रही है, किसको समझ में आता है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि इससे कुछ फिल्मी गाने जो प्रार्थना भजन जो होते हैं वो गवाओ। तो मैंने लोगों के बातों को बुरा नहीं माना, मैंने कहा कोई नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। फिर हम घर आए बेंजी को, फिर शुरू में हमने वो प्रार्थना और भजन सुनाना शुरू किया बेंजी को और प्रैक्टिस कराना शुरू किया। फिर यहाँ पे भी वही बात हुई, जब प्रैक्टिस सब हो गया, इस बार हमने इसके लिए ट्रैक्स बनवाया। और ट्रैक्स पे गाना, माइनस ट्रैक पे गाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कहाँ उठाना, कहाँ छोड़ना है, कहाँ आपको अंतरा उठाना है, कहाँ उसको छोड़ना है, इस सब का ज्ञान पहले हमने घर में बहुत प्रैक्टिस किया। लेकिन उस समय भी ये हेडफोन नहीं पहन पाए, इसी वजह से हम 6, 7, 8 महीने इसके लिए भी लेट हो गए। फिर हम क्या किए, स्टूडियो से वापस आते थे और इसको फिर हेडफोन से गवाना शुरू किया घर में। करीब 6 महीने 7 महीने के बाद ये यूज टू हो गई हेडफोन पहनना। फिर जाके हमने वो रिकॉर्ड कराया, कोशिश, प्रार्थना और भजन। और इसको हमने फिर डिस्ट्रीब्यूट किया सब लोगों को कि आप अपने अपने कमेंट्स दीजिए। तो बहुत खुशी की बात है कि बॉम्बे से लता जी ने, आशा जी ने और सब ने बहुत हमारा सपोर्ट किया और बेंजी को बहुत इनकरेजमेंट दी। अनुराधा पुडवाल जी ने, अलका याग्निक ने, अनु मलिक जी ने। फिर उसके बाद हम ऋतिक के पास गए। उस समय ऋतिक जी ने कोई मिल गया किया था, तो हमने कहा कि आपने कॉज के लिए काम किया है और बेंजी के लिए अगर आप इस CD को अगर कमेंट्स करें या रिलीज कर दें
या प्रेजेंट कर दे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बच्ची का भविष्य संवर जाएगा। इन बच्चों को कितना भी टैलेंटेड हो कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई समझना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता है, जब तक कि इसके ऊपर कोई लेवल ना लगे। तो ऋतिक को जब मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा आप कमेंट्स लिखिए, तो ऋतिक ने बहुत बढ़िया एक कमेंट लिखा कि मैंने अपने फिल्म में जो मेरे को शक्ति मिल रही थी वो एलियन से मिल रही थी, लेकिन यहाँ बेंजी अपना मैजिक कर रही है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के थ्रू। तो ये कमेंट लिखा ऋतिक ने और इसको प्रेजेंट भी किया। इसके बाद से बेंजी का ये सीडी को सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और इसके बाद इसी सीडी के ऊपर इसको नेशनल अवार्ड मिला। लेटेस्ट अभी सीडी उसकी इंटरनेशनल रिलीज हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए। बेंजी को ऐसे तो 2 नेशनल अवार्ड मिल चुका है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम है, क्योंकि ये पहली ऐसी लड़की है जो इतने प्रॉब्लम के बावजूद भी अपना सीडी रिलीज कर पाई और इसको किसी कंपनी ने रिलीज किया है। कंपनी वाले बिना फायदे के अपना कोई काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने रिलीज किया और बिना किसी ऐड के, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के उन्होंने इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बेंजी को उन्होंने रॉयल्टी भी दी इस सीडी के लिए। और ऐसे अभी उसके बाद आशाएं आई। आशाएं में भी एक बहुत अच्छी बात है कि अभी तक लोग बोल रहे थे कि अच्छा चलो ये मान लेते हैं कि स्पेशल बच्चा है और वो गाया हुआ गाना सुन के गा दिया, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी एक चैलेंज था, लोगों ने मेरे को कहा, तो मैंने कहा, मैंने उसको भी बुरा नहीं माना, मैंने उसको भी एक चैलेंज लिया। मैंने कहा ठीक तो कह रहे हैं कि लता जी ने गाया, आशा जी ने गाया, उसको बेंजी ने कॉपी किया, लेकिन अगर ये सचमुच सिंगर बनाना है इसको तो कुछ ऐसे गाने भी होने चाहिए जो खुद कंपोज हम लोग कराएं। और इस सीडी के सारे गाने मैंने ही लिखे हैं, क्योंकि बेंजी समाज से क्या कहना चाहती है वो तो नहीं बता पाएगी, तो उसकी फीलिंग को मद्देनजर रखते हुए मैंने लिखा कि बेंजी अगर समाज से कुछ कहना चाहे, अपनी माँ से कुछ कहना चाहे या सोसाइटी से कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगी, तो उसको सोचकर मैंने ये सारे गाने लिखे। तो सबने यही कहा कि नए गाने नहीं गा सकते ये बच्चे, तो मैंने कहा चलो ये भी एक चैलेंज है। तो फिर मैंने एक म्यूजिक कंपोजर चेन्नई से हायर किया, उन्होंने गाना बनाया और एकदम नया लिरिक्स और नया कंपोजिशन में ये गाना बना जिसका नाम आशाएं था। इसको लता जी ने प्रेजेंट किया। आशाएं उम्मीदें दिल में जगी है, आशाएं उम्मीदें दिल में जगी है, कुछ नाम करे यहाँ, आशाएं को लोगों ने बहुत सराहा है और यही आशाएं था जिसके बलबूते पे बेंजी को इंटरनेशनल लेवल पे भी पहचान मिली। अभी रिसेंटली मई में एक सीडी आया है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड में डिसेबल लोगों के ऊपर बनाया गया है और इसमें इंडिया से सिर्फ बेंजी को सिलेक्ट किया, बेंजी के गाने को सिलेक्ट किया है। और इस सीडी का नाम है सॉन्ग ऑफ द डिसेबल अंडरग्राउंड वॉल्यूम 3 और इंडिया से सिर्फ बेंजी का ही गाना इसमें सेलेक्ट किया गया है और इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों ने हिस्सा लिया है। कुछ बेंजी नाइट्स के बारे में बताइए कि काफी बेंजी के नाम से अब शो होने लगे। जी आप सही कह रहे हैं। बेंजी को जब सीडी में हम लोगों ने जब देखा कि वो काफी अच्छा कर रही है तो हमने फिर लाइव परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना शुरू किया और टचवुड बेंजी को ताज महोत्सव से, झांसी महोत्सव से एज अ आर्टिस्ट इनवाइट किया गया और इसको पेमेंट वगैरह भी दिया हम लोगों ने। तो लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ कि इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर आप इनको देंगे तो ये भी नॉर्मल लोगों की तरह अपना जिंदगी चला सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और हमने फिर एक लखनऊ में आर्मी बैकग्राउंड से लोग हैं वहाँ पे, उन लोगों ने बेंजी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, बेंजी नाइट किया था उन लोगों ने विद फैशन शो और वहाँ करीब 5000 लोगों के बीच इसने 2 घंटे का प्रोग्राम किया था जिसमें हमने एक प्रोफेशनल सिंगर्स को भी ले गए थे जो इसके साथ डुएट किया था और काफ़ी इंटरटेन किया था लोगों को और काफ़ी अप्रिशिएशन मिला इसको। और लखनऊ में आज बेंजी जब भी जाती है तो लोग इससे मिलने आते हैं। तो आप स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिगिनिंग स्टेजेस में माँ बाप को कैसे पहचानना चाहिए कि उनका बच्चा स्पेशल है? मैं पिछले 7-8 सालों से अपना एनजीओ रन कर रही हूँ। मेरे एनजीओ का नाम है धुन फाउंडेशन, जिसमें हमारा मेन मोटो यही है कि हम पेरेंट्स को अवेयर करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार्स करते हैं,
अवेयरनेस फैलाते हैं कि बच्चे में, हर बच्चे में अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि आपका बच्चे में कुछ भी प्रॉब्लम है, इमीडिएटली एक्शन लीजिए और इमीडिएटली वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे कि मैं एक ऐसे बच्चे के साथ हमें जिंदगी गुजारना है या हमें रहना है, उतनी जल्दी आप काम करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगी। ये प्राइम टाइम आपने अगर निकाल दिया ये सोच के कि नहीं आज नहीं कर रहा है कल कर रहा है, तो वो आपका समय खराब होगा और बच्चे को भी उतना फायदा नहीं होगा। तो हम एडवोकेट करते हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं उसको अवेयरनेस फैलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप, हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। कोई बच्चा है जो पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा जो है हाउस होल्ड कीपिंग, घर के कामों में लड़कियां अच्छी हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा समय अपने बच्चे के साथ गुजारें तो जरूर दिखेगा वो चीज। और यही हमारा मकसद है, हम लोग अभी इसके काम करते हैं और म्यूजिक थेरेपी पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बेंजी पे म्यूजिक थेरेपी 100% वर्क किया। तो हम इन बच्चों को, हम स्लम के बच्चों को लेते हैं, उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे के साथ लेते हैं और उसको सिखाते हैं 6 महीने। उसके बाद एक ग्रैंड स्टेज शो करते हैं ताकि वो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो लोगों के सामने गा के। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक बच्चा था, स्लम का ही था, वो बहुत अच्छा गाता था लेकिन स्पेशल चाइल्ड था। उसके पेरेंट्स बहुत उसको टॉर्चर करते थे और नेग्लेक्ट करते थे। तो मैंने उसके टैलेंट को देखा कि वो गाने में अच्छा है, तो हमने उसको गाने में ट्रेनिंग दी, करीब 1-1.5 साल ट्रेनिंग दी। आज वो मंदिर में एज अ मतलब जो आपका क्या कहते हैं, वो सुबह के टाइम में आरती होता है, भजन होता है शाम के टाइम में, वो परमानेंट वहां पे जॉब कर रहा है, 5,000 रुपया कमा रहा है और उसके घर का पूरा खर्चा वो उठाता है। तो आज वो लड़का अपने घर के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और वही पेरेंट जो उसको कल होके गलत ट्रीटमेंट कर रहे थे, आज उसके लिए वो बच्चा बहुत खास हो गया। ये स्पेशल एजुकेशन वीक है, उसमें आपका क्या मैसेज है? स्पेशल एजुकेशन वीक के लिए मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ, जितना अर्ली वो काम करेंगे, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे फाइन मोटर मूवमेंट में हो, चाहे बॉडी डेवलपमेंट में हो, तो वो जितनी जल्दी, जितने कम समय में बच्चों के साथ काम करना शुरू करेंगे, उनको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तेरे साथ